ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ताल ठोक। आज हम उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के सियासी सफर पर चलेंगे, यानी दोनों राज्यों में आज हुए बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात हुई। बंगाल में यूसीसी बिल आने वाला है जिसे एक वर्ग अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताने में जुटा है। तो यूपी में सीएम योगी ने तुष्टीकरण के मुद्दे को गंभीर कहा। आज हम समझेंगे कि दोनों मुद्दों की जड़ क्या है। पहले दिखाते हैं आपको कि ये खबर दरअसल है क्या। देश में यूसीसी बिल लाने वाला बंगाल चौथा राज्य बनने जा रहा है। एक वर्ग यूसीसी बिल को मुसलमानों के खिलाफ मानकर चल रहा है। तो यूपी के सीएम योगी कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में बहस करना जरूरी है। उसके पीछे की वजह है, बहस करना जरूरी इसलिए क्योंकि यूसीसी से किसे और क्यों दिक्कत है, ये बात सामने आनी चाहिए। किसी भी बदलाव से लाभ कितना है, उसके पीछे कितनी राजनीति है, ये समझना भी जरूरी है। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा की नीतियों पर जो सवाल उठाए, उस पर निष्पक्ष चर्चा जरूरी है। तो सवाल ये कि क्या यूसीसी से किसी धर्म विशेष को नुकसान होने जा रहा है? सवाल ये कि क्या देश का कानून और पर्सनल लॉ को एक साथ चलाना मुमकिन नहीं है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस और सपा ने वोट बैंक के लिए कई जरूरी फैसले नहीं लिए? और भी दूसरे सवाल होंगे जिन पर ठोकेंगे टाल। कुछ खास हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखनी आपके लिए जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर हमारे मुल्क की न जरूरत रही है और न जरूरत रहेगी। इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, इस जगह पे यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। তাহলে ইন্ডিজোদের কোন রাজ্যে কি এই পরিবারগুলো कानून लोग ला रहे हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। यहाँ लोग पसंद नहीं करेंगे। पहले बिल तो आने दीजिए, बाद में तो मेरा क्या ओपिनियन है, हाउस में अंदर में मौका मिलेगी तो बोलेंगे। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो रिपोर्ट आपने देखी तो आपको टॉपिक आसानी से समझ आ गया कि भाई आज की बहस क्यों जरूरी है। अब इस बहस में तर्क क्या होने वाले हैं, उनको जानने के लिए आज के मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट लीडर हैं, दोनों परम मित्र भी हैं आपस में। विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन हैं एलजेपीआर के। स्वयं पुरोहित हमारे साथ हैं टीएमसी से। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। उसके अलावा निवांश शर्मा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और राशिद शरीफ हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है SIMPLB से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में स्वयं पुरोहित और विवेक श्रीवास्तव, आप दोनों से करना चाहूंगा। बारी बारी से अपना आप मौका चुन लीजिए कि भाई यूसीसी से ऐतराज है, यह आना चाहिए, लागू होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव। नहीं, बिल्कुल ऐतराज है और हम इसके फेवर में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये जो लोग राम मंदिर नहीं संभाल पाए, वो मुसलमानों के घरों में झांक करके डिसाइड करेंगे पूजा पद्धति क्या होगी, कानून कायदा क्या होगा, लोग रहेंगे कैसे। आई मीन यही हो रहा है ना इस मुल्क के अंदर। अपने अपने घर को संभालो। विवेक जी, फैक्ट चेक साथ साथ करते चलें कि पहला वक्तव्य पूरा होने दें? नहीं, आपकी इच्छा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सर, पूजा पद्धति के ऊपर इसमें कोई चर्चा नहीं होने वाली यूसीसी में, आगे बढ़िए। जी, अब पूजा पद्धति नहीं होता ना। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जब देश आजाद हुआ था, तो एक बहुत बड़ी डिबेट इस इशू के ऊपर हुई
अनेकों धर्म थे, अनेकों धर्मों के अंदर पंथ थे, सबके अलग अलग रीति रिवाज थे, कानून कायदे थे, रहन सहन का तरीका था, आदिवासी समुदाय था, दलित समुदाय था। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि क्रिमिनल जो कोड है हमारा वो तो सबके लिए सेम होगा। ये नहीं हो सकता साहब कि एक मुसलमान किसी को मारेगा या हिंदू किसी को मारेगा या क्राइम करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा। सिविल कानून जो है, जिसके अंदर परिवार में आप कैसे रहते हैं, आपकी पूजा पद्धति क्या है, आपके पर्सनल लॉ के रूल रेगुलेशन क्या है, इसकी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको दी है। दिस इज व्हाट इज। ठीक है सर, अब ऐसे 2-3 पॉइंटर्स हो गए जिनके लिए दर्शकों का फैक्ट चेक जरूरी है, लेकिन उसके पहले मैं स्वयं पुरोहित और निव्यांश शर्मा आपके पास में आऊंगा। स्वयं पुरोहित बताइए जरा कि इसके समर्थन में है कि विरोध में, और विरोध अगर है तो खोलकर अपने पॉइंटर्स भी दीजिए सर कि क्यों विरोध है। देखिए, मैं बात बोलना चाहूंगा, बात विरोध और जबर का नहीं, क्या ये जरूरी है या ये जरूरत है? कि ये जरूरत है, इसकी जरूरत है कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत करके आए हैं और आप पूरे देश में तो नहीं लगा रहे हैं, अपने उत्तराखंड में, गोवा में 1962 से लगा हुआ है, गुजरात में आपने लगाया है, आप लगा लीजिए। आप यूसीसी बिल लगाते हैं, आपको राजनीति करनी है, इससे होना कुछ नहीं है। किसी भी धर्म के अंदर में उस धर्म की जो आस्था है, उस धर्म के लोग अपनी आस्था के हिसाब से चलेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते, उसे आप बाधित नहीं कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, आप समानता की बात करते हैं, क्या आप आरक्षण की बात करेंगे फिर? क्या आरक्षण के अंदर में आप क्या करने जा रहे हैं? आपकी तो मंशा क्लियर नहीं है। आपकी यूजीसी बिल से आपकी मंशा जाहिर हो गई कि आप क्या करने जा रहे हैं। नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं, जनता को रोजगार चाहिए। जनता को आपने जो वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो चरम पर चली गई है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी आ जाओ हमारे पास, सारे के सारे आ जाओ। ठीक है, अब फिलहाल टॉपिक पे रहेंगे सर, कम से कम अपने पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उस पे हम टॉपिक पे रहे। निव्यांश शर्मा, मुझे बताइए जरा सर कि क्या परेशानी है यूसीसी से अगर बंगाल चौथा राज्य बनता है देश के अंदर? तो देखिए, पहले तो अगर वो किसी स्टेट में इंप्लीमेंट होता है तो उसको आप यूसीसी नहीं कह सकते हैं, वो तो किसी स्टेट के हिसाब से वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यूसीसी इज सपोज्ड टू बी अक्रॉस द नेशन, जो पहला उसमें तर्क है। दूसरा तर्क है कि अगर हमारा आर्टिकल 44 यूसीसी का मेंशन करता है तो उससे विरोध नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन विरोध क्या है? विरोध ये है कि आप कोई ड्राफ्ट दे ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं क्या करना चाहते हैं। अगर उसमें सभी के लिए समानता है, अगर उसमें महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, अगर उसमें बच्चों की बात हो रही है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, अगर उसमें किसी भी तरह से देश को मजबूत करने की बात हो रही है, तो कौन उसके खिलाफ होगा? लेकिन आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं ना। अभी ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनसे आप मांग लीजिए यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है, इनको भी नहीं पता होगा। बस क्योंकि देखिए राम मंदिर में चोरी करी इन लोगों ने, उससे इनको मुद्दा भटकाना है, तो ये बस जाके यूसीसी की बात कर दीजिए। क्या हम तो डिबेट करने के लिए तैयार है यूसीसी पे? आप बताओ ना क्या ड्राफ्ट है जी, क्या आ रहा है यूसीसी में, क्या है आपकी मंशा, आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, ये सवाल लेकर के ये वाजिब सवाल है आपका, बात कीजिए, ये वाजिब सवाल है आपका कि भाई यूसीसी से परेशानी नहीं है, बशर्ते कि मैं पता हो कि यूसीसी में क्या क्या प्रावधान आप लेकर आने वाले हैं। शहजाद पूनावाला, ये आपका डोमेन अब आ जाता है, बताइए जरा सर। 3 प्रवक्ताओं को सुना, एक बार भी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मेरी भी बात सुन। बिल्कुल। अब इस पैनल में ही देखिए कितना कंफ्यूजन है। विवेक जी ने बोला पूजा पद्धति बदलने वाले हैं और निव्यान बोल रहे कि ड्राफ्ट नहीं देखा। तो विवेक, तुमने कौन सा ड्राफ्ट देखा था भाई? अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, विवेक जो है वो उसके बाल के मुंडन कराने लग गए। और ड्राफ्ट तो तब होगा, पहले कमेटी बनती है, ड्राफ्ट सबके स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन से बनता है और उसके बाद ड्राफ्ट आता है। पर नव्यान जी का ज्ञान देखिए, स्टेट में लाओगे 44 के तहत तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ। 44 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट वाइज ही लाना है। पर क्या करे, अब आधी बातें पता नहीं इनको, अपनी खुद की पार्टी का पता नहीं। भगवंत मान जिन्होंने सिख द्रोह किया है, उन्होंने इसको अपोज किया है यूसीसी को। उन्होंने कहा पंजाब में इसकी जगह नहीं है, और अगर साथ में तो पंजाब में आप पहल कीजिए, ड्राफ्ट भी दे दीजिए। परंतु अब आते हैं रियल मुद्दे पर। रियल मुद्दा क्या है? ये देखिए, विवेक मेरे परम मित्र तो है, आपकी बात सही है, पर ये तुष्टीकरण के भाईजान हैं। और तुष्टीकरण के भाईजान ये दोनों जो है ना, स्वयं पुरोहित, कांग्रेस और विवेक कैप पहनते। कैप कौन सी? कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। कौन बनेगा सबसे बड़ा भाईजान, कौन करेगा ज्यादा तुष्टीकरण? तो विवेक बोलते कि मैं शाबानो वर्डिक का विरोध करूंगा, तो कोई बोलता है 3 तलाक का विरोध करूंगा, कोई बोलता है मैं बच्चियों की शादी बड़े 60 साल के बुड्ढों के साथ करने के लिए उनको परमिशन दे दूंगा, कोई बोलता है मैं लव जिहाद करने दूंगा, कोई बोलता है मैं मुस्लिम लीग के इस्लामिक रिपब्लिक पे चलूंगा। तो ये तुष्टीकरण की पॉलिसी है। मैं 10 सेकंड लेकर, आंबेडकर जी चाहते थे यूसीसी आए। अब क्या आंबेडकर जी भी कम्युनल है क्या? 1962 में स्वयं जी ने बताया कांग्रेस ने
गोवा में लागू किया, कांग्रेस जो है वो कम्युनल थी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये डेड लेटर क्यों है, इसको लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कम्युनल है क्या? पर महिला आरक्षण हो या शाह बानू, शायरा बानू, यूसीसी, ये सब लोग मिलकर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करते हैं। नव्यान जी तो स्वाति मालीवाल को पिटवाने में इनके पार्टी का हाथ था, इसीलिए विरोध करते हैं। बीच में ना लाएं, महिलाओं को बीच में ना लाएं। अच्छा, महिलाओं को बीच में ना लाएं। नहीं, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं। एक सवाल है मेरा विवेक जी से। विवेक जी, एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री, आपके कांग्रेस के मंत्री बोलते झारखंड में शरिया होना चाहिए, आप शरिया के साथ है? नहीं, उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था, उस चीज को नहीं बोला था। लेकिन दूसरी बात ये भी सच्चाई है शहजाद, देखिए, जो अगर अब आप चलिए मुझे बताइए, दक्षिण भारत के अंदर हिंदुओं के कुछ संप्रदायों के अंदर मामा और भांजी की शादी अलाउड है क्या? उत्तरी भारत की खाप पंचायतें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें अलाउ करेंगी? नहीं अलाउ करेंगी। आप बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपने सारे सवाल पूछेगा सर, और बीजेपी की तरफ से शहजाद यहाँ पर हैं, वो जवाब भी देंगे। उसके अलावा विनीत सिंह भी हमारे साथ जो सहयोगी पार्टी है वो सब जवाब देंगे। लेकिन कंफ्यूजन की स्टेट पैदा ना करें। कंफ्यूजन नहीं है सर। आपने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट कहा कि भाई पूजा पद्धति बदल दी जाए, अरे पूजा ये बात ईमानदारी से आप भी जानते हैं, पूजा पद्धति को कोई बदलने वाला नहीं है। चार पॉइंटर्स है जो विवाह और तलाक का जो अरेंजमेंट है इसमें वो यूनिफॉर्म होगा, उत्तराधिकार और संपत्ति हस्तांतरण का जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी का जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मेन तो यही पॉइंट ऑलरेडी है। नहीं, अगर कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती है कि शरिया के तहत उसको सेटलमेंट, उसको अगर सही लग रहा है, शी कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट्स इवन टुडे। हाँ, ये आपने मैं आपको ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं काम करूंगा, किया था शाह बानू ने, आपने पलट दिया। नहीं, उसके अलावा आज कर सकती है। अरे आपने कानून ले आए आप, है ना, उसके अंदर एक ये तो अच्छा, मैं विवेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। विवेक जी के पॉइंट्स है। विवेक जी ने बोला कि क्रिमिनल कोड में तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब शहजाद ने गुनाह किया या विवेक ने किया, दोनों की सेम सजा। मुसलमानों की तो मान लेता है कि शरिया वहां पे भी लागू होना चाहिए, वहां पर चलेगा, पर ये सिविल लॉ में जहां महिलाओं का अधिकार हो वहां पे नहीं चलेगा। नहीं, महिलाओं का किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। बाकी गेस्ट का ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं मैं, उस अधिकार के बारे में भी आएंगे सर। जो लैंगिक समानता, जिसको सबसे ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है कि भाई यूसीसी से हम लैंगिक समानता लेकर के आएंगे, वो लैंगिक समानता आ रही है कि नहीं आ रही है? राशिद शरीफ भी हमारे साथ है। राशिद शरीफ जी, मानते हैं आप कि यूसीसी लागू होना चाहिए लैंगिक समानता के लिए? ये कोई ध्रुवीकरण नहीं है? नहीं सर, मैं तो चाहूंगा कि भाई हमारा जो शरिया चल रहा है, मुसलमान उस पर चल रहे हैं, कुरान है, हमारे पास खुद कॉन्स्टिट्यूशन है और उस पर पूरी दुनिया चल रही है। सिर्फ ये खाली हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया चल रही है। हर कंट्री में जहां जहां मुसलमान है, कुरान को ऐसे मद्देनजर रख के उस पर, और उस पर बिल्कुल मुकम्मिल हर चीज का ऐसे सवाल जवाब, हर वो चीज मुकम्मिल। अगर आप यूसीसी लाना चाह रहे हैं, शहजाद भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार आप उछल के बात करते हैं। अरे यार, आप भी है सो एक मुसलमान हैं, आप कुरान को फॉलो करते हैं, आप बताइए कि यूसीसी की क्या जरूरत है? या जरूरत नहीं, बताइए यूसीसी की जरूरत है? हर एक हिंदू मजहब में कुछ, हिंदू मजहब में अलग चीजें हैं, मुस्लिम मजहब में अलग चीजें हैं, तो मजहब फॉलो करो ना। अपनी कुरान को, गीता को, बाइबल को, हर एक और आर्टिकल 25 इजाजत देता है सबको अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है। अगर आप बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हुए बंगाल में आए, बंगाल में आदिल हसन से चाहूंगा, आदिल हसन आप बताइए जरा भाई, क्या एतराज है बंगाल में भी अगर यूसीसी आता है तो? पहले ड्राफ्ट तो दिखाइए, सब लोग से बात तो कीजिए, डिस्कस तो कीजिए। उसके पहले 3 राज्यों में आ चुका है, गुजरात में आ चुका है, असम में आ चुका है, उत्तराखंड में आ चुका है। उन 3 के ड्राफ्ट से कोई दिक्कत है? उसकी क्या उपलब्धि है बतला दीजिए, 6 महीना में क्या उपलब्धि हो गई। अगर आपके चैनल पे एक बात बोल देंगे तो बहुत सबको मिर्चा लग जाएगा। बताइए ना। अपने घर का ठिकाना नहीं है और दूसरे का चिंता कर रहे हैं। भाभी मेरी गुजरात में बैठी हुई है, उसका चिंता सबको नहीं है, और दूसरे की बेगम का क्या है, उसको चिंता है। भाभी को पहले दिल्ली तो ले आइए, उसके बाद ना बात कीजिएगा। भाभी भी तो 12-15 साल। अब मुझे ये बताइए भाई साहब, एक मैं आपको कोर्ट केस का स्टेटमेंट बता रहा हूं। केस था शाहरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक, जिसको की डिबॉलिश करने की बात की गई थी, वो असंवैधानिक है, महिलाओं की गरिमा और बराबरी के अधिकार का ये उल्लंघन है। ये तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो उसके अलावा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 वाला जो लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, उसमें भी कोर्ट यही कह रहा है। सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995, जॉन वेल्लमटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, कोर्ट ने वहां भी यूसीसी के लिए रिकमेंड किया। जॉर्ज पाउलो वर्सेस मारिया पपेरा 2019,
कोर्ट ने यहां गोवा की प्रशंसा की, भाई वहां पे यूसीसी है, महिलाओं को बराबरी मिल रही है, ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। तो यहां तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। तो कहां पर आपको पक्षपात दिख रहा है? बतलाइए कहां पे दिख रहा है पक्षपात? कौन कोर्ट को नहीं मान रहा है? हाँ। आप ही बतलाइए। कोर्ट में तो डोरी, कोर्ट का एक सजेशन है, वो बाइंडिंग थोड़ी ना है। कोर्ट का डोरी एक्ट आया हुआ है, चाइल्ड मैरिज एक्ट आया। तो वही कोर्ट तो कह रहा है ना आदिल हसन, उसी कोर्ट ने तो कहा कि भाई अगर तलाक की बिद्दत जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, प्रथाएं रहती हैं, तो महिलाओं की गरिमा के वो खिलाफ है। तो भाई तो आप कानून ला दिए, अब हो गया, आप कानून तो ला दिए ना। हाँ, तो उसमें खुश रहिए ना सर, फिर इसमें एतराज क्या है? किसको एतराज हो रहा है? पहले ड्राफ्ट तो दिखाइए क्या हो रहा है। हाँ ठीक, एक बात ड्राफ्ट को लेकर बार-बार आई है। मैं तो आपके पास मैं हूं, उसके पहले शहजाद जरा बताइए कि ड्राफ्ट को लेकर के पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया, भाई आपका ड्राफ्ट तैयार नहीं है। अब आदिल हसन भी यही कह रहे हैं। ऐसा है जैसे उत्तराखंड की बात हुई, उत्तराखंड में आज लागू है। ड्राफ्ट पहले बना, चर्चा हुई, ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ, उसके बाद पारित हुआ। यही प्रक्रिया सब जगह। पर मेरा एक सवाल है और यह महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। मान लीजिए अनंत जी, कोई हिंदू व्यक्ति 10 साल की बच्ची से शादी करेगा, मान लो, तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट में बुक किया जाएगा। पर अगर वही चीज कोई और मजहब से करेगा तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा मजहबी अधिकार के नाम पे। अब ये चाहते 9 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बुढ़े से हो, ये नहीं हो सकता। ये देश का कानून नहीं स्वीकार सकता। आदिल चाहता है कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी बुढ़े बुढ़े शेख से हो जाए। ये आदिल हसन आपको ये देश में नहीं करने देंगे। आदिल हसन चाहता है 9 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, एक 65 साल का, 70 साल के व्यक्ति से शादी करे। ये आपकी जो 1600 1500 साल पुरानी सोच यहाँ पे नहीं चलेगी। आदिल हसन ये 1500 साल अपने घर के लोगों की शादी कराओगे, 8 साल की उम्र में नहीं कराओगे। दूसरों की बच्ची क्यों होगी शादी? नहीं होगी। झूठ मत बोलो चैनल पर। अरे तो फिर तुमको कानून आएगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं करता तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून आया हुआ है। अरे तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून है तो आप स्वीकार लो। सबसे ज्यादा किसका? तो स्वीकार लो। 23 लाख देश में स्वीकार लो ना। सबसे ज्यादा उसमें हिंदू कम्युनिटी से आता है। अरे देखो हिंदू कम्युनिटी से आता है, ये लो। हिंदू कम्युनिटी से कौन करता है? कौन करता है हिंदू कम्युनिटी से? आदिल हसन देखिए, एक बात का ना आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। कोई भी नेता आकर टीवी पर अगर झूठ बोलने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए लोग माखौड़ उड़ाते हैं, हंसते हैं लोग चेहरा देख करके कि फलाना आदमी क्या बेतुकी बातें करके गया। तो ये एक पैनलिस्ट होने के नाते अगर आप टीवी पे आते हैं ना तो फैक्चुअल बेस स्ट्रांग होके आइएगा। नहीं, मैंने बहुत सुना था आपको। मैं अभी तक विनीत और अमितोष पारिक के पास जा नहीं पाया हूं। अमितोष पारिक मुझे बताइए जरा कि भाई अगर आज की तारीख में निवान शर्मा हूं, राशिद शरीफ हूं, आदिल हसन हूं, स्वयं पुरोहित हूं, विवेक श्रीवास्तव हूं, इनको अगर ऐतराज नजर आता है, इनको लगता है कि भाई आप किसी धर्म विशेष के लोगों की प्रवेशी का हनन करने की कोशिश में है, तो फिर आप क्यों समर्थन में है यूसीसी के? जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। देखिए मैं अपना विषय रखूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है। जो अनपढ़ जैसे बिहेव करेगा वो बीच में बोलेगा और जो समझदार है वो सुनेगा, बाद में अपना पॉइंट रख देगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कॉमन नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जो लोग संविधान की कसीदे पढ़ते हैं वो आर्टिकल 14 का तो बहुत वायलेशंस की बात करते हैं कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन जब कानून के दायरे के अंदर में सबको इक्वल और यूनिफॉर्म रखा जाता है वहां फिर उनको बाइफरकेट करने का काम करते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का वायलेशन की बात करते हैं। मैं 1937 का अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक कोट करता हूं जो कि 1937 का हवाला देता है। स्ट्रांगली अंबेडकर सेड, I think most of my friends who have spoken on this amendment have quite forgotten that up to 1935 that Northwest Frontier Provinces was not subject to the Sharia. It followed the Hindu law in the matter of succession and in the other matter so much as it was 1939 central legislation। मतलब 1937 से पहले भारत के अंदर में हिंदू लॉ से सक्सेशन, अडॉप्शन सारी चीजें आती थी, तो डिवीजन की बात नहीं हुई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कहां पे एप्लीकेबल है? तलाक और पॉलीगैमी डिवाइड करते हैं जेंडर जस्टिस को। इलाहाबाद और केरला हाईकोर्ट 2016 के अंदर में पॉलीगैमी को बैन करता है। बादशाह वर्सेस सब्र उर्मिला बादशाह के अंदर में इसको बैन किया जाता है। सीरिया, तुनिशिया, मोरक्को, पाकिस्तान और ईरान के अंदर में मॉडिफाइड और कोडिफाइड पर्सन लॉ आ जाता है। उसके बाद में फ्रांस के अंदर में, जर्मनी में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल, जापान, ब्राजील, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अब देखिए क्या होता है, जमात उलेमा हिंद यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करता है और कितना नीच अपनी बात बयान देता है। सुनिएगा, मैं कोट कर रहा हूं, दिस इज नॉट माय पर्सनल व्यू। आनंद वो ये कह रहा है जमात उलेमा हिंद कि जब उनसे पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए तो वो ये कहता है they want to be governed by the Sharia, not by the Hindus to carry the burden of secularism.
They forced the Rajiv Gandhi government to overturn the Supreme Court decision Shah Banu in 2023. जमात उलेमा हिंद एडवोकेट सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कहते हैं कि 45 से 50 साल की वर्ष की महिला बूढ़ी हो जाती है और 80 साल का आदमी जवान रहता है, इसलिए उसको पॉलीगैमी करनी चाहिए। एक महिला की बात आई थी। अमितोष पारेख एक सेकंड बस मैं आपको 5 सेकंड के रोकूंगा। बात ही गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए, इसका तर्क देने के लिए पैनल में 5 लोग मौजूद हैं। आप तो उनमें उस बिरादरी में शामिल हैं जो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो आप वो मुझे तर्क दें जिसके बूते आप ये दावा करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना सोसाइटी में कोई भी बंटवारा नहीं करेगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं है। एक सेकंड विवेक जी, मैं आ रहा हूं पास, आपके और निव्यान के दोनों के पास में आऊंगा। एक सेकंड, ना ये गलत बोली गलत रहे हैं, ये आप काउंटर कीजिएगा सर अपनी बारी पे आने के बाद। एक तरह से बात बोले सब लोग। उसको पॉलीगैमी की जरूरत है, कहां लिखा है भाई? एक सेकंड पॉलीगैमी मैं पढ़ के बता देता हूं, आप चैलेंज कर दीजिए। जमात उलेमा हिंद किस कंडीशन में सेकंड वाइफ जून 2023 a disrespectful comment that women become old by the age of 45 to 50 while the men remain young until the age of 80। मुस्लिम लॉ जो एलएलबी के छात्रों को इस देश में पढ़ाया जाता है, अब आते हैं दूसरी बात। विवेक श्रीवास्तव आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका कंसेप्ट क्लियर ही चैलेंज करा था आनंद। इफ आई हैव टू मेक माय पॉइंट्स, इनको चुप करा दीजिए। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए। देखिए जितने पैनलिस्ट हैं विवेक श्रीवास्तव, हर कोई आदमी शालीनता से बात सुनकर काउंटर कर रहा है सर। नहीं ये शालीनता है सर कि 80 साल का आदमी बुरा मैं कह रहा हूं सर, आपको उनकी बातों से लाख ऐतराज होगा। मैं जैसे ही आपके पास में आऊंगा, आप लगातार धुरंधर की तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। आप भी उस टाइम पे आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन किसी और के बीच में बोलेंगे सर तो अव्यवस्था फैलाता है। जी न्यूज़ एग्री करता है इस बात से। मैं कह रहा हूं सर, ये मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में डिस्कशन चलाया था कि इस पैनल पर जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं ये उनके निजी विचार हैं, और हर एक वर्ग के निजी विचारों को आमंत्रित यहां किया इसलिए जाता है ताकि विचार विमर्श हो सके। बीच में कूद जाएंगे सर, ना तो आपकी बात आएगी ना उनकी बात आएगी। अमितोष पारेख संक्षेप में बात रखिए, उसके बाद में चलना विनीत जी के पास, उसके बाद में समझिए आपके पास में। हाँ मैं कंप्लीट कर लूं आनंद जी। हाँ, ये 2023 का अरशद मदनी का स्टेटमेंट है। मुस्लिम लॉ की मैंने बात नहीं करी। एक एक्स मुस्लिम महिला हुई सैफिया, उसने चैलेंज करा सेक्शन 58 इंडियन सक्सेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए चैलेंज किया कि मेरे को मुस्लिम राइट के अकॉर्डिंग, शरिया के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रहे और इसलिए मेरा अधिकार होना चाहिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मींस द वुमेन राइट्स आर माइनर एंड लेस देन द प्रोवाइडेड इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड शाहजहां वर्सेस द स्टेट, इन दोनों के अंदर में कोर्ट ने कहा द शरिया एक्ट हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुरान को रखना, संविधान के ऊपर में शरिया को रखना, और बंगाल का चित्र हमने देखा था जिस तरह से एक महिला को सबके बीच में मारा गया था। इंडिया विल रन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑन द कुरान। कांग्रेस लीडर बोलता है कि शरिया आना चाहिए, कुरान आनी चाहिए। पीके बोलती कुरान आनी चाहिए। केरला के अंदर में जिहाद की बात होती है और 74 इंडियन मुस्लिम यूनिफॉर्म की बात नहीं करते। मुझे लगता है चाहे वो स्टेट हो, चाहे राइट्स हो, चाहे पॉलीगैमी हो, चाहे बाइगैमी हो। ठीक है अमितोष, अब मुझे बताइए विनीत सिंह, मुझे बताइए जरा कि जो बड़ा एलिगेशन लग रहा है जहां भी जिस भी स्टेट में यूसीसी लेकर आते हैं, पहला एलिगेशन यही कि भाई ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। आप जानबूझकर एक वर्ग को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके साथ हैं, या फिर एक वर्ग को भड़काना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। अनंत भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग जी। भाई ये विडंबना ही तो है, जो इंडिया अलायंस जो संविधान की कॉपी लेके चलता है, जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसको मानने से इनकार करता है। अभी जो हम लोग सुन रहे थे कि भाई शरीयत लॉ के अनुसार चलना चाहिए, जो एक मुस्लिम समुदाय है उसके अनुसार जी। भाई जो ये लॉ निकल के आता है मिडिल ईस्ट से इवॉल्व होता है, वहां पे तो एज फॉर द शरीयत लॉ आई फॉर एन आई एंड आर्म फॉर एन आर्म है। तो वो चीज अगर क्या देश में लागू कर दिया जाए, और देश में अगर लागू कर दिया जाए तो यहाँ पे हाँ बोलिए आप। उस समय आप कुछ क्राइम करते हैं, कुछ घटना घट जाती है, तो आप क्या कहते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अनुसार उसका निष्पादन हो। तो भैया ये विडंबना ही तो है ना, ये दोगलापन क्यों जी। भाई संविधान जो यहां पे है उसके अनुसार से ही देश में कानून चलेगा। और क्या है ना अनंत भाई कि यहां पे कुछ भी काम कीजिए आप, सरकार को केवल पैर खींचने के लिए हर जगह हारते हैं, लेकिन फिर भी यही काम करते हैं। इसमें मुझे कहीं भी कोई गलत चीज नहीं दिखता है। अगर फैमिली यूनियन की बात हो, एलिमनी की बात हो, इनहेरिटेंस की बात हो, सब जगह अगर सम भाव हो, अगर सम रूल हो, तो इसमें किसको क्या परेशानी हो सकती है? कभी आपको काउंटर करेंगे निवान शर्मा बार-बार पॉइंट आउट कर रहे हैं उन समुदाय जी। 10 सेकंड जी अपनी बात पूरी कीजिए अनंत भाई। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। कभी जाके उस समुदाय के महिला से या पुरुष से जिससे भी हो पूछा है कि क्या भाई जो पर्सनल लॉ है उससे आप खुश हैं?
अगर खुश है तो मुझे लेके आइए, मुझे दिखाइए। वहां कोई खुश नहीं है। तो एक बार जो है, जो देश में कानून जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक टर्म है, उसके अनुसार लागू होने दीजिए। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन सर, जो खुद को एक कौम का झंडा बरदार मानते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि लोग खुश हैं ऐसे ही पर्सनल कानून से। आप लोग यूसीसी नहीं आना चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं विवेक जी आ रहा हूं, लेकिन आप ही की विचारधारा को समर्थन करने वाले निवान शर्मा भी काफी देर से लगातार पॉइंट कर रहे हैं। निवान, अपनी बात आप रखिए कि भाई हमने 5 से 6 अलग-अलग जजमेंट सामने गिना दिए जहां कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की जरूरत है। नहीं, एलजेपी से होकर के आए हैं। अरे जजमेंट एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य, माइनॉरिटी कम्युनिटी, थोड़ा धैर्य सर, थोड़ा धैर्य। देखिए, इस मुद्दे पर, यूसीसी के मुद्दे पर हमने पिछले 10 सालों में कितनी डिबेट कर ली आनंद जी, आपने भी करी, हमने भी करी। 100 से ज्यादा डिबेट में तो कम से कम मैं चला गया हूँ इस यूसीसी वाले मुद्दे पर। हम सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज आप एक सर्वे करा दो और आज देश में जितने हिंदू हैं, आप उनसे पूछ लो कि राम मंदिर में चंदा चोरी करने के बाद कितने प्रतिशत हिंदू ये नहीं, वो टॉपिक नहीं है ना निवान जी आज का, वो आज का टॉपिक नहीं है। उस मुद्दे पर पिछले 5-6 दिनों तक हमने लगातार चर्चा की। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उस चर्चा में मौजूद रहे थे। अनंत जी, मैंने कितना धैर्य से सुना, आप मुझे 1 मिनट तो दीजिए अपनी जी बात जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज आप सर्वे करा के हिंदुओं से पूछ लीजिए कितने प्रतिशत हिंदू भाजपा पे विश्वास करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा 0%। आज आप कह रहे हो कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अभी इसने बोला ना शहजाद पूनेवाला ने कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और आप ऐसे इतना ये। हम तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा बच्चा है जो 12 साल से पैदा नहीं हो रहा। 12 साल हो गए आपको सत्ता में, 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आपको क्या रोक रहा है इम्प्लीमेंट करने से? आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको इंप्लीमेंटेशन में आप जीरो हो। आप स्टेट्स में घोटाला कर रहे हो, आप राम मंदिर में चोरी कर रहे हो, यूसीसी के नाम पे वोट लेना चाह रहे हो। ठीक है, अब मैं आपके सवाल को लेकर के सीधा शहजाद आपके पास में आता हूं और साथ में मैं सवाल अपना एक्सटेंड इसको कर देता हूं कि भाई 2014 का मैनिफेस्टो हो, 2019 का मैनिफेस्टो हो, 2024 का मैनिफेस्टो हो, उसमें यूसीसी का जिक्र किया गया। आज की तारीख में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, क्या इन राज्यों में यूसीसी की जरूरत नहीं है? या फिर जहां हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स फायदा देती है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसमें भी उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड में कितने % मुसलमान होंगे? बहुत ही कम संख्या होगी। हाँ। वहाँ पे लाया कि नहीं लाया? हाँ। ये स्टेट पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44 स्टेट वाइज लाना है। हाँ हाँ। हम तो कटिबद्ध है। मैं तो बोल रहा हूँ 60 साल में कांग्रेस है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, असेंबली में लाना पड़ेगा। असेंबली में लाना पड़ेगा और स्टेट वाइज ही लाना पड़ेगा। और जो बोल रहे 12 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पाए, तो भाई अरे भाई बीच में मत बोलिए। देखिए ऐसा है आनंद जी, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ फिर भी मैं नहीं करता डिस्टर्ब। कुछ लोगों की आदत ये है कि अपनी बात बोले। अब मैं बोल रहा हूं कि बाकी सर्वे तो छोड़ दो, सर्वे वाली पार्टी सर्वे करा दे कि सिख द्रोह के लिए भगवंत मान के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। भाई अकाल तख्त ने बोल दिया और फेक रिपोर्ट लाके अकाल तख्त को झूठा बोल रहे हैं। फेक रिपोर्ट लाके अकाल तख्त साहब को झूठा बोलने वाले यहाँ पे मजहब और धर्म की बात कर रहे हैं। ये तो इनकी धोरण नीति है। अब मैं आना चाहता हूं विवेक जी पे। विवेक जी की एक ही नीति है। देखें नव्यान शर्मा जी, आपकी बचा कुछ है, एक स्टेट बचा है, वो भी जाने वाला है। आपकी इतनी स्टेक नहीं है कि आप इस विषय पे बोले, फिर भी आप इनवाइटेड है। ठीक है, आपने बात रखी, मैंने आपका जवाब दिया। अब मुझे दूसरों को एड्रेस करने दीजिए। विवेक जी, टीएमसी के पीछे मन के पीछे क्या मैं बताता हूं आपको। मैं आज विवेक श्रीवास्तव और स्वयं प्रकाश से पूछना चाहता हूं कि अगर स्वयं प्रकाश जी के कोई स्वयं पुरोहित जी स्वयं पुरोहित जी के कोई जानकार, मान लीजिए कि उनका नाम संजय है, संजय पुरोहित, वो अगर छोटी बच्ची से शादी करेंगे जेल जाएंगे? जाएंगे। अब उनका दूसरा दोस्त है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख अगर शादी कर ले तो वो बोल सकता है मेरा पर्सनल लॉ है जी। और स्वयं पुरोहित जी, आप चाहते हैं कि छोटी बच्चियों की शादी शाहजहां शेख से हो जाए? आप बता दो। आप चाहते हैं 6 साल की बच्ची की शादी हो जाए? आप इसी बात को काउंटर करना चाह रहे हैं। कानून है, अगर चाइल्ड मैरिज लॉ है, इसके लिए शहजाद को शायद नहीं पता है, वो किसी भी धर्म के। आपकी आवाज स्वयं जी साफ नहीं आई सर, अपनी बात को जरा दोहराइए। नहीं आएगी शाहजहां के लिए, कनेक्शन की दिक्कत है। आवाज अभी आ रही है आपको? अभी आ रही है सर, बेहतर है। देखिए ये जो मुद्दे पर बहस करे, इन्होंने कहा, मुझे एक बताइए, हिंदू मैरिज लॉ जब बना 1954-55 में, तब आरएसएस वालों ने विरोध किया। उस समय भी विरोध किया था। किसने विरोध किया? आरएसएस ने विरोध किया। किसने कहाँ विरोध किया? दिखाइए। आंबेडकर जी कांग्रेस की सरकार छोड़कर गए, क्या बोलते हैं भाई? मैं हिंदू मैरिज लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू रिफॉर्म 50 में आ गया, मुस्लिम रिफॉर्म नहीं करना है। इमाम मालिनी ने और धर्मेंद्र जी जो चले गए हैं, उन्होंने 1979 में शादी की।
विवाह विच्छेद, आप मुझे बताइए, विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे नेता है, हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद के अलावा कोई शब्द है क्या? विवाह होता है, शादी होती है, डाइवोर्स, तलाक, ये शब्द नहीं होते हैं। 7 जन्मों का संबंध कहा जाता है, मगर अभी डाइवोर्स हो रहे हैं क्योंकि ये समय की मांग है कि आपको अपनी बच्ची को अगर किसी कहीं देखो हिंदू मजहब को कैसे बदनाम कर रहे हैं, वो रिफॉर्म का सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं आनंद जी, कई मजहबों में एक सेकंड आदमी है कि ऐसा भी है, स्वयं पुरोहित जी मुझे बताइए, यानी आप रिफॉर्म का सपोर्ट कर रहे हैं ना? आपने कहा कि भाई हिंदू जो लॉ है उसमें तलाक का, हिंदू प्रथा में तलाक शब्द नहीं है, डिवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लॉ को, कोर्स ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। वैसे ही अगर हम यूसीसी लाने की कोशिश करते हैं, अगर सभी धर्मों में महिलाओं को समान पेडेस्टल पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या परेशानी है? संविधान के तहत अगर कोई भी कानून आता है हम उसके साथ हैं, हम कानून का विरोध नहीं करते हैं। अरे वक्फ का विरोध किया, सीए का विरोध किया, अरे आप लोग करते हैं, आपने आधार कार्ड का विरोध किया, आपने जीएसटी का विरोध किया, आपने एफडीआई का विरोध किया। देश को आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी वालों ने रोका। आधार कार्ड का विरोध किया था ना, सीए का विरोध, वक्फ का विरोध, वंदे मातरम का विरोध कहाँ हुआ? अरे वक्त का विरोध, मेरी बात सुनिए, वक्त लागू है, आपको नहीं पता है, ममता बंदो अरे दंगे करवाए मुर्शिदाबाद में, आपने लिए, वो आप लोगों ने करवाए, चुनाव जीतने के पहले आप लोगों ने करवाए, दंगे करवा रहे हैं। अरे चोरी आप करते हैं, दंगे आप करवाते हैं, मंदिरों में हिंदुओं ने क्या किया है? मुझे ये पूछिए शहजाद भाई से कि हिंदुओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है कि देखो मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा स्वयं पुरोहित जी अपनी बात को जरा जस्टिफाई तो कीजिए सर। कैसे आप पिछले लगभग 2.5-3 मिनट से निर्बाध लगातार बोले जा रहे हैं, धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं सर, आपकी सारी बातें बिल्कुल सुन ली, लेकिन उनके पीछे कोई तर्क तो नजर आए सर? सच ये हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं और जो आपके इस ध्येय को सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी को सपोर्ट ना किया जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है आपकी बातें सुनकर। अनंत जी सुनिए, इतने मजबूत प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश विश्व के अंदर में उनकी यश और कीर्ति फैली जा रही है। वो रात को 16 रात को आकर के 8 बजे कि नोट बंद कर सकते हैं, वो पूरे देश में कानून लागू कर दीजिए, कौन रोकता है? ये रोज का नाटक है, आज यहाँ पे, कल वहां पे, परसों वहां चुनाव, अच्छा सर एक सेकंड, वहां संसदों को तोड़ रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे लागू होती है सर? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है? ये चीज कैसे लाई जा सकती है? इस बारे में सर इस शो के अंदर तो मैं आपको कक्षा दे नहीं सकता। पढ़े लिखे व्यक्ति आप हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आते तो सर कम से कम ये तर्क आप नहीं कहते सर, कम से कम ये तर्क आप नहीं कहते। लेकिन एक जो आवाज है जो लगातार विरोध करती आ रही है, राशिद शरीफ की आवाज है। राशिद शरीफ भाई मुझे जरा बता दीजिए, खाली मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है कि क्या इस्लाम के अंदर अगर महिलाओं को बराबरी का हक दे दिया जाए, जो इस बात को कोर्ट कह रही है कि तलाक बिद्दत जैसी प्रथाएं जो होती हैं वो सही नहीं है और ऐसी अनन्य प्रथाएं हैं, लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल पर ले आई जाए, घर में जो बेटियां हैं उनको बेटों के समान अधिकार मिले, इन सब चीजों को अगर लाया जाता है तो राशिद शरीफ क्या परेशानी है? यही तो परेशानी नहीं सर आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि औरतों को जो हिस्सा मिला, जो हक मिला, वो इस्लाम से मिला, कोई दूसरी कौम से नहीं मिला। मैं शहजाद जी को बोलना चाहता हूं, की बातें ना करिए। जब से एक मिनट मैंने पॉइंट सवाल आपसे मैं शहजाद जी का एक ही सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि बार ऐसे वो बोलते जा रहे हैं कि हिंदू अगर करता है छोटी लड़की से बच्ची से तो उसको सजा होती, मुसलमान अगर करता है तो शरीय को ला लेता। शहजाद जी आप टीवी पे बैठे, एक 10 केस बता दो 8-9 साल की बच्ची के जो बार बार गुमराह कर रहे हैं, आप बैठ के लोगों को गुमराह टीवी पे बैठ के मुसलमानों के बारे में जो अलान फलान गिर रहे हैं। मैं इस बारे में क्लियर बता दो, क्या शरिया के मुताबिक लड़की की शादी की उम्र है इसके बाद वो शादी कर सकती है? एक सेकंड 10 साल आप ही की बात ऐसा है कि ये पर्सनल लॉ का डिफेंस केवल मुसलमानों को अलाउड है कि 18 से कम की बच्चियों के साथ भी शादी करे, और अगर ऐसे केस नहीं है तो फिर भाई कानून आने दो, क्यों आप बिदक रहे इतना? और आप बोल रहे सेम अधिकार है महिलाओं के और मर्द के, महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? राशिद साहब बताओ,
महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? बैठ के गुमराह मत करो। है क्या? आप नहीं देखो, बता रहा हूं ये भाई। एड्रेस नहीं, अगर इस हिंदू तरीके का की कानून अगर 50 में अगर बदल देना है, चार मुस्लिम के शादियां कानून को मुसलमान- टच नहीं करना नहीं, है। मुस्लिम का कानून टच भी ना हो। हिंदू कानून 1950 में, हिंदू भाई इतना प्रोग्रेसिव है। आप कराएंगे 4 शादियां घर वाली से? आप 4 शादियों की इजाजत देंगे घर वाली को? इस सवाल का जवाब आप नहीं, देंगे इजाजत? ये अधिकार केवल चार शादियां आपको करो कैसे बोल के। होगा? नहीं, ये अधिकार नहीं, केवल नहीं, आपको नहीं, कैसे होगा? मैं नहीं कर विवेक को सकता, नहीं वो आप भी नहीं कर है, सकते। स्वयं जी को वो नहीं बात- है, नहीं, नव्यान को नहीं है, महिलाओं को नहीं है, केवल राशिद जी को होना चाहिए। आप इजाजत दो घर वाली राशिद शरीफ, मैं एक बात बोलूं सर, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास दोबारा लौट करके आया था कि राशिद शरीफ बड़ा कोई कड़ा तर्क दे देंगे ऐसा कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई यूसीसी क्यों नुकसानदेह। राशिद शरीफ कुछ ऐसा बोलेंगे कि लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। नहीं कर नहीं पाए सर। अमितोष पारेख कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में विवेक जी आपके पास में आ रहा हूं। अमितोष पारेख। आनंद, अभी एक सवाल उठा प्यूबर्टी का जो मेरे मित्र शहजाद ने उठाया था, बिल्कुल सही पॉइंट है, मैं उसको क्लैरिफाई और क्लियर भी कर देता हूँ। रिजोल्यूशन नंबर 2171/23 ऑफ यंग गर्ल्स मैरिज बिटवीन द राइट ऑफ द गार्जियन, द गर्ल्स वेलफेयर एंड द एक्सटेंट ऑफ रूरल अथॉरिटी, इसमें साफ तौर से एप्लीकेबल करा हुआ है। और द रिजॉल्व द फॉलोइंग: अ यंग गर्ल इज समवन हु हैज नॉट रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड द एप्रोप्रिएट एज फॉर मैरिज फॉर 15 to 16 years ओल्ड। दैट मीन्स जो बच्चियां हैं उनके अगर अधिकार दिया गया और उनको अलाउ करा, प्यूबर्टी को भी डिफाइन करा है, क्या दिक्कत है? अब मैं आपको बताता हूं, डिवोर्स के अंदर में महिलाओं को अलाउ नहीं है, डिवोर्स मेल को अलाउ है। कस्टडी में मदर 7 years की एज में ले सकती है, फादर नेचुरल गार्जियन है। विटनेस में हाफ ऑफ मैन मानी जाती है और महिला 1 man इज इक्वल टू 2 women मानी जाती है। पॉलीगैमी में एज ऑफ कंसेंट इज 15 years, मिनिमम 9 years है। आप काउंटर कर दीजिए ना भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? या तो आप शरिया के प्रोफेसर हैं या आप शरिया के एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। भारत के संविधान की आपको अक्ल नहीं है और देश के बीच में बैठ के यहाँ पर प्यूबर्टी को डिफाइन करने बैठे, बीच में क्यों बोलना है? बीच में क्यों बोलना है विवेक श्रीवास्तव? मुझे नहीं पता आपने एलएलबी की पढ़ाई करी है या नहीं करी है। एलएलबी की पढ़ाई में मुस्लिम लॉ एक सब्जेक्ट आप छोड़ो, हमने रेडिकलेशन की पढ़ाई नहीं करी, एलएलबी की तो पढ़ाई करी है। हमने कट्टरता को बचाने की पढ़ाई नहीं करी। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठ के बोलते हैं मुस्लिम लॉ में डिफाइन कहां करा है? अमितोष पारेख, मेरे पास चर्चा में वक्त कम है, 30 सेकंड में विवेक श्रीवास्तव आपके पास में आ जाता हूं। जिस सवाल को लेकर के मैं राशिद शरीफ के पास गया था, वही सवाल लेकर के मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास में आ जाता हूं। मुझे बता दीजिए जरा कि अगर लड़कियों को ये आजादी मिल जाए कि भाई मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल हो जाए, लड़कियों को आजादी मिल जाए कि भाई जिस घर में वो पैदा हो रही हैं उसमें उनको उनके भाई के बराबर का हक मिल जाए, लड़कियों को ये हक मिल जाए कि भाई कोई भी उनको तलाक जो देगा वो कानून की जो डिफाइंड प्रक्रिया है उनके मुताबिक ही दे सकता है, एलिमनी भी डिफाइन हो जाए। विवेक श्रीवास्तव, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी और यहाँ पे तो घोषित कर दिया गया कि मुसलमान जाहिल हैं। इस्लाम में तो भाई साहब औरतों को दबाया जाता है। सर, जो यूसीसी जो कहता है, आर्टिकल 44 जो कहता है, मैं तो उसकी बातें कर रहा हूँ। मैं आधा मिनट बोल लूं, अगर आपकी बड़ी कृपा हो, फिर आप बोलेंगे बीच में क्यों आते हैं। समय आपने बताइए सर, पूरा एक्सप्लेन करने का। मैं तो शहजाद से प्रश्न पूछना चाहता था, बड़ी क्लियर सी बात है। 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो मोहब्बत को थोड़ा विराम दीजिए सर, पहले उत्तर दे दीजिए। अरे मेरे को बोलने दो यार, या मैं उठ जाऊं, तुम ज्यादा समझदार हो तो। 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर पहले बोला गया एक आदमी एक ही औरत से शादी करेगा। लेकिन जब वॉर हुए और औरतें बेवा होने लगी, तब इसको मॉडिफाई करके बोला गया अगर पहली औरत अलाउ करेगी तब आप दूसरी ला सकते हैं, अगर उसके बाद वेश्यावृत्ति के अलावा कोई रास्ता ना हो। और हमारे धर्म में उस वक्त श्रीमान जी कोई लिमिट नहीं थी शादियों की। बहुत बड़े प्रोग्रेस से। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं अगर ये हमारी इस्लामिक स्टडीज पे कोई आज चर्चा होती तो आपका व्याख्यान काफी काम आता, लेकिन सर जो आज की टॉपिक थी उस पर ये व्याख्यान आपके किसी काम का रहा नहीं है। बहुत खेद के साथ मैं कह रहा हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जो ये चर्चा है ये पब्लिक डोमेन में है। सुनिए, समझिए, पढ़िए, अपने विवेक के अनुसार फैसला लीजिए। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।